ये मेरा बेटा है जो लापता था, यानी आज आपके लिए दोहरी खुशी का दिन है। दोस्तों, आपको इस त्योहार की बहुत बहुत बधाई। विजय दिवस की शुभकामनाएं। समय के लिहाज से रिकॉर्ड तौर पर सबसे छोटा विजय परेड, जिसमें कोई सैन्य उपकरण नहीं थी, आज फिर भी मॉस्को में हुआ। व्लादिमीर पुतिन ने कुछ चुनिंदा मेहमानों के बीच कई बड़े बयान दिए। उन्होंने फिर दावा किया कि रूसी सैनिकों ने यूरोप को बचाया और कहा कि विजेताओं की पीढ़ी का साहस उन रूसी कब्जाधारियों को प्रेरित करता है जो तथाकथित विशेष सैन्य अभियान में शामिल हैं। उन्होंने नाटो की कथित धमकी का भी जिक्र किया, लेकिन ऐसा था। और इस साल पहली बार रूस में विजय परेड में यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में मारे गए कब्जाधारियों की पत्नियों और माताओं को भी लाया गया। और यहां तक कि इस तस्वीर ने भी त्रासदी के पैमाने को दिखा दिया। और ठीक 9 मई को बीबीसी की रूसी सेवा, जो केवल सत्यापित मारे गए कब्जाधारियों का हिसाब रखती है, ने बताया कि रूस ने, यह सिर्फ आधिकारिक आंकड़ा है, पहले ही 3,52,000 लोग खो दिए हैं। और एक बार फिर यह सिर्फ वही आंकड़ा है जिसे क्रेमलिन मानता है। साथ ही परेड में यूक्रेन पर शाहेड ड्रोन लॉन्च करने के नए तरीके भी दिखाए गए और साथ ही यूक्रेनी मिसाइल फ्लेमिंगो की रूसी कॉपी भी दिखाई गई। लेकिन यह सब कुछ नहीं है। इस परेड के पर्दे के पीछे जो कुछ भी छुपा था, उसके बारे में हम इस एपिसोड में बात करेंगे। मेरा नाम अलेक्सेई पेचिए है। इस विषय पर चर्चा करें। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें और इस वीडियो के नीचे अपनी टिप्पणी लिखना ना भूलें। यह YouTube पर कंटेंट की पहुंच बढ़ाने में बहुत मददगार है। इसके लिए मैं आभारी रहूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पेचिए न्यूज को सब्सक्राइब करें, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में मैंने जानबूझकर रूस में हुए अमर रेजिमेंट की एक छोटी सी वीडियो डाली थी, जिसमें एक महिला पोर्ट्रेट दिखाती है और कहती है कि उसका बेटा यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में लापता हो गया। लोग उसे विजय दिवस की बधाई देते हैं और कहते हैं आज आपके लिए डबल त्योहार है। और जानते हैं, यह रूस की हालत का एक लक्षण है, जहां व्लादिमीर पुतिन के लिए युद्ध में हुए नुकसान की असली तस्वीर छुपाना अब और मुश्किल होता जा रहा है। उदाहरण के लिए, रूस के चिता शहर में 9 मई को पहली बार परेड के दस्ते के साथ केंद्रीय चौक पर उन सैनिकों की पत्नियां और माताएं भी चलीं जो यूक्रेन पर हमले के दौरान मारे गए थे। वीडियो में दिखता है कि महिलाएं एक जैसी वर्दी में थीं और जुलूस के अंत में मारे गए शर्मनाक रूसी कब्जाधारियों की तस्वीरें लिए चल रही थीं। सर्जेंट बोल्शाकोव ने विशेष सैन्य अभियान क्षेत्र में सबसे कठिन विशेष और युद्ध कार्यों को पूरा करने में भाग लिया। येलेना व्लादिमीरोवना कंस्टेंटिनोवा, गार्ड्स सीनियर सर्जेंट की मां। लेकिन सारा मुद्दा यह है कि इस साल खुद व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध में नुकसानों के विषय को एक देशभक्ति भावना में बदलने की कोशिश शुरू की। उसी परेड में प्रस्तुतकर्ता कहता है कि तथाकथित विशेष सैन्य अभियान के नायकों की विधवाओं और माताओं पर पहनाई गई वर्दी उद्धरण के अनुसार जिम्मेदारी, निष्ठा और उन लोगों में अटूट विश्वास का प्रतीक है जो अभी मोर्चे पर हैं। इसी बीच त्योहार से पहले रूस के कुछ क्षेत्रों में क्रेमलिन से दिशा निर्देश मिले, जिसमें परेड शब्द को औपचारिक मार्च पास्ट से बदलने की मांग की गई थी। ऐसे पोस्टर सच में क्रास्नोदार, ऊफा और चेलियाबिंस्क में दिखे। कहा गया कि विजय परेड शब्द का इस्तेमाल सोच समझकर करें जब रूसी सैनिक यूक्रेन में मारे जा रहे हैं। और इसी माहौल में बीबीसी की रूसी सेवा यह जानकारी प्रकाशित करती है कि पूर्ण पैमाने पर आक्रमण की शुरुआत से लेकर 2025 के अंत तक आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त मारे गए रूसी कब्जाधारियों की कुल संख्या 3,52,000 हो गई है। पत्रकारों ने मारे गए लोगों की नामवार सूची, उत्तराधिकार मामलों के रजिस्टर और न्यायिक आंकड़ों का विश्लेषण करके ये निष्कर्ष निकाला है। इस आकलन में पहली बार न केवल सिर्फ वे लोग ही शामिल किए गए हैं जिनकी मौत यूं कहें जैग्स के जरिए दर्ज हुई है, बल्कि वे भी शामिल हैं जिन्हें अदालत के माध्यम से मृत या लापता घोषित किया गया है। अरे मतलब आप समझते हैं कि बड़ी संख्या में रूसी कब्जाधारियों की मौत को या तो छुपा लिया जाता है या स्वीकार ही नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए, पूरी जंग में 90,000 रूसी वानियक मारे गए, लेकिन उनके परिवारों को यह अदालतों में साबित करना पड़ा कि वे पहले ही मर चुके हैं, क्योंकि वे इसे साबित नहीं कर पाए। और जैसा कि शोध के लेखकों ने स्पष्ट किया है, सबसे ज्यादा नुकसान 2024-2025 के वर्षों में हुआ, जब लड़ाई की तीव्रता अचानक बहुत बढ़ गई थी।
इसी अवधि में रूस में अदालतों ने बड़े पैमाने पर लापता लोगों को मृत घोषित करना शुरू किया और 2 साल में सैन्य इकाइयों और रिश्तेदारों की तरफ से 86,000 तक मुकदमे दायर किए गए। शोध में यह भी कहा गया है कि दिसंबर 2025 से अप्रैल 2026 तक यूक्रेनी पक्ष के अनुसार रूसी सेना ने मारे गए और घायल हुए मिलाकर लगभग 1,57,000 लोग खो दिए, जबकि इसी अवधि में केवल 1,48,000 स्वयंसेवकों को ही भर्ती किया जा सका। इसका अर्थ है कि नुकसान अब सैनिकों की भरपाई से तेज हो गया है। व्लादिमीर पुतिन ने विजय दिवस परेड में रेड स्क्वायर पर बिना सैन्य उपकरणों के भाषण दिया और ड्रोन हमले के खतरे से मॉस्को में मोबाइल इंटरनेट बंद रहा। उन्होंने यूक्रेन में रूसी सेना की किसी तरह की प्रगति का दावा किया और नाटो देशों पर आक्रामक ताकत का समर्थन करने का आरोप लगाया। लेकिन सच तो यह है कि पुतिन ने यह स्पष्ट नहीं किया कि आखिरकार कब्जाधारी आगे किस दिशा में बढ़ रहे हैं। लेकिन यहां एक बहुत कुछ बताने वाला प्रसंग है। रूसी कब्जाधारी यूक्रेन के खिलाफ अपना विशेष सैन्य अभियान इतनी सफलता से चला रहे हैं कि मॉस्को के चारों ओर एक और अतिरिक्त वायु रक्षा घेरा बनाया जा रहा है। यह मुख्य रूप से पैंट्सर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और दन सिस्टम की तैनाती बढ़ाने पर है। बताया जा रहा है कि 2023 से अब तक मॉस्को में 100 से ज्यादा वायु रक्षा प्रणालियां तैनात की जा चुकी हैं, जबकि वही त्वाप से हफ्तों से जल रहा है। पुतिन के लिए सब कुछ इतना योजना के मुताबिक चल रहा है कि इस साल रेड स्क्वायर परेड सिर्फ 45 मिनट चली और यह आधुनिक इतिहास की सबसे छोटी परेडों में रही। 19 साल में पहली बार मॉस्को परेड बिना सैन्य उपकरणों के हुई। मिसाइल लॉन्चर और टैंकों की जगह रेड स्क्वायर पर शर्मनाक कब्जाधारियों की मार्चिंग टुकड़ियां गुजरी। परेड के प्रसारण में हथियारों के प्रदर्शन को वीडियो फुटेज से बदल दिया गया। दर्शकों को ड्रोन और परमाणु हथियारों के प्रदर्शन वाला वीडियो दिखाया गया, जिसमें रूस की नवीनतम तकनीक के नमूने और साथ ही परमाणु पनडुब्बियां आर्खांगेल्स्क और क्न्याज व्लादिमीर दिखाई गईं। यही व्लादिमीर पुतिन की पैरानोया की चरम सीमा है। लंबे समय में पहली बार विजय दिवस परेड के मंच पर रेड स्क्वायर की ट्रिब्यून में यहां तक कि स्टेट ड्यूमा के सांसदों और रूसी सरकार के सदस्यों को भी अनुमति नहीं दी गई। व्लादिमीर पुतिन के साथ केवल सुरक्षा परिषद के सदस्य, राष्ट्रपति के सबसे करीबी अधिकारियों का समूह था, जिनमें सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख, राष्ट्रपति प्रशासन और संसद के सदनों के प्रमुख शामिल थे। ये वलंतीना मात्वियेंको और व्याचेस्लाव वोलोदिन हैं। बाकी अधिकारियों की पहुंच को बस बंद कर दिया गया और परंपरागत रूप से व्लादिमीर पुतिन के साथ रूसी संघ की फर्स्ट लेडी अलेक्जेंडर लुकाशेंको मौजूद थीं। इसके अलावा परेड में पहली बार उत्तर कोरिया के सैनिकों की टुकड़ी ने भाग लिया और कार्यक्रम का समापन रूसी वायु अंतरिक्ष बल के Su-25 हमलावर विमानों की रेड स्क्वायर के ऊपर उड़ान के साथ हुआ। लेकिन उससे भी ज्यादा दिलचस्प वे दृश्य थे जिनमें कब्जाधारी यूक्रेन पर ड्रोन छोड़ते हुए नजर आ रहे थे। रूसी संघ ने दिखाया कि वे यूक्रेन पर शाहिद ड्रोन गाड़ियों से लॉन्च कर रहे हैं और परेड में यूक्रेनी मिसाइल FP5 फ्लेमिंगो की छोटी प्रतिकृति भी दिखाई गई, जिसे रूस में गेरान 5 नाम दिया गया है। और यह दिलचस्प है, रूस ने दावा किया था कि यूक्रेन कुछ विकसित नहीं कर सकता, लेकिन अब रूस खुद यूक्रेनी तकनीक की नकल करने की कोशिश कर रहा है। गेरान 2 और गेरान 5 के लड़ाकू दल सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए ड्रोन की तैयारी और लॉन्च करते हैं, जो दुश्मन के गहरे इलाके में स्थित होते हैं। इस उत्सव के दिन भी हमारे कर्मी युद्धक मिशन निभा रहे हैं। हम सभी नागरिकों और पूर्व सैनिकों को विजय दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। मैं यहाँ रुकता हूँ और यूक्रेनी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मेरा नया YouTube चैनल शुरू हुआ है, जहाँ हर शाम सिर्फ यूक्रेनी भाषा में दिन का सार और यूक्रेनी विषयों पर सामग्री आती है। इसलिए अगर आप ज्यादातर खबरें यूक्रेनी भाषा में सुनना पसंद करते हैं तो मैं इस वीडियो के विवरण में नए YouTube चैनल ओलेक्सीय पिची और पित्सुमकी का लिंक छोड़ दूंगा। नए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, समर्थन दें, अपनी टिप्पणियां लिखें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।
अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए डोनेशन लिंक या स्क्रीन पे दिख रहे QR कोड से डोनेट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।